स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। और आज हम एक काफ़ी रोचक विषय पर गहराई से बात करेंगे, एक्रोमेगेली। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे इसे समझने की। ये चर्चा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो मेडिकल फील्ड से हैं या इसमें गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो हमारा प्लान है एक्रोमेगेली को समझना, भाई ये है क्या, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, डॉक्टर पता कैसे लगाते हैं और इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक्रोमेगेली है क्या चीज, परिभाषा से शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए स्रोत बताते हैं कि एक्रोमेगेली ना ये वयस्कों में मतलब अडल्ट्स में होने वाली एक कंडीशन है। अच्छा। और ये तब होती है जब शरीर में ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम जीएच कहते हैं, वो जरूरत से ज्यादा बनने लगता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता। और इसका कारण, मतलब ये ज्यादा क्यों बनता है? हाँ, इसका जो सबसे आम कारण है ना, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी पीयूष ग्रंथि, उसमें एक ट्यूमर बन जाना। ट्यूमर? जी, पिट्यूटरी एडेनोमा कहते हैं उसे। ये ट्यूमर अपने आप ही मतलब बिना कंट्रोल के एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन बनाता रहता है। तो एसेंशियली ये एक हार्मोनल गड़बड़ी है। समझ गया, पिट्यूटरी एडेनोमा। अच्छा, ये तो हुई वयस्कों की बात, लेकिन मैंने सुना है बच्चों में अगर जीएच ज्यादा हो तो कुछ और होता है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। स्रोत भी यही बताते हैं। बच्चों में क्योंकि उनकी हड्डियां अभी बढ़ रही होती हैं, उनकी ग्रोथ प्लेट्स खुली होती हैं, हाँ। तो उनमें अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसे गिगैंटिज्म कहते हैं। गिगांटिज्म? हाँ, मतलब उनकी हड्डियां असामान्य रूप से लंबी हो जाती हैं। लीनियर बोन ग्रोथ बढ़ जाती है? हाँ, वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ओह अच्छा, तो वयस्कों में ऐसा नहीं होता? नहीं, वयस्कों में क्या होता है कि ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी होती हैं, तो हड्डियां लंबी नहीं हो सकती। इसके बजाय, जैसा स्रोत बताते हैं, हड्डियां मोटी और चौड़ी होने लगती हैं। मोटी और चौड़ी? कहाँ की हड्डियां? खसखस चेहरे की, हाथों की, पैरों की। तो आप देखेंगे कि हाथ पैर का साइज बढ़ जाता है, चेहरे के फीचर थोड़े भारी हो जाते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक ही हार्मोन उम्र के हिसाब से अलग अलग असर दिखा रहा है। बिल्कुल, बच्चों में लंबाई बढ़ रही है, बड़ों में आकार और मोटाई। ठीक है, तो वापस एक्रोमेगैली पर आते हैं जो वयस्कों में होती हैं। इसके लक्षण या फाइंडिंग्स क्या होती हैं? स्रोत क्या बताते हैं? कुछ शारीरिक बदलाव? हाँ, कई शारीरिक बदलाव होते हैं जो धीरे धीरे नजर आते। जैसे एक तो जीभ बड़ी हो जाती है और उसमें गहरी लाइनें दिखने लगती हैं। अच्छा, बड़ी जीभ? हाँ, लार्ज टंग विद डीप फरोज। फिर माथे का हिस्सा थोड़ा आगे को उभर आता है, जिसे फ्रंटल बॉसिंग कहते हैं। फ्रंटल बॉसिंग, ओके। और चेहरे के जो नैननक्श है वो समय के साथ थोड़े मोटे, भारी से लगने लगते हैं। कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स। आवाज पर भी कुछ असर होता है? हाँ, आवाज भारी हो जाती है, डीप वॉइस। वो इसलिए क्योंकि वोकल कॉर्ड्स भी मोटे हो जाते हैं। अच्छा, और शायद पसीना भी ज्यादा आता है? बिल्कुल, डायफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग, ये भी एक कॉमन लक्षण है। ये बाहरी बदलाव है, लेकिन अक्सर इतने धीरे होते हैं कि सालों तक पता ही नहीं चलता। ये तो बाहरी बदलाव हुए, लेकिन क्या शरीर के अंदर भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम होती है इससे? हाँ, और यहीं पर ये कंडीशन ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। स्रोत कुछ गंभीर सिस्टमिक इफेक्ट्स बताते हैं। जैसे कि? एक तो है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब शरीर ग्लूकोज को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। यानी शुगर की प्रॉब्लम? हाँ, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करता है और इससे आगे चलकर डायबिटीज होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। ओह, और? दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये भी कॉमन है। और जो सबसे गंभीर बात है वो है हार्ट पर असर। हार्ट पर क्या असर? ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से ना हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं। इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या LVH। LVH, ये खतरनाक है। हाँ, क्योंकि जब वेंट्रिकल की दीवार मोटी हो जाती है तो वो ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाता। इससे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। और स्रोत ये बताते हैं कि एक्रोमेगैली के मरीजों में मृत्यु का ये सबसे आम कारण है। ओह, ये तो वाकई सीरियस बात है। मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, अंदरूनी तौर पर ये जानलेवा भी हो सकती है। बिल्कुल, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का असर बहुत गहरा हो सकता है। तो फिर अगर किसी को शक हो या लक्षण दिखें तो डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं, कंफर्म कैसे करते हैं? कुछ टेस्ट होते होंगे? हाँ, डायग्नोसिस के लिए कुछ खास टेस्ट्स किए जाते हैं। स्रोत इनके बारे में बताते हैं। पहला स्टेप अक्सर होता है सीरम IGF-1 लेवल चेक करना। IGF-1 मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। IGF-1 ग्रोथ हार्मोन क्यों नहीं?
अच्छा सवाल है। देखिए, जीएच का लेवल ना दिन में काफी ऊपर नीचे होता है, तो एक सिंगल रीडिंग भरोसेमंद नहीं होती। लेकिन IGF-1 का लेवल ज्यादा स्थिर रहता है और ये लिवर बनाता है जीएच के असर में। तो अगर IGF-1 लगातार बढ़ा हुआ है तो ये इशारा करता है कि जीएच भी लगातार ज्यादा बन रहा है। ये स्क्रीनिंग के लिए अच्छा है। ओके, तो IGF-1 लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये पहला संकेत। इसके बाद कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। इसमें क्या करते हैं? इसमें व्यक्ति को ग्लूकोज का घोल पिलाते हैं और फिर खून में जीएच का लेवल चेक करते हैं। नॉर्मली ग्लूकोज पीने से जीएच का लेवल कम हो जाना चाहिए, मतलब सप्रेस हो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन एक्रोमेगैली में क्योंकि ट्यूमर अपने आप जीएच बना रहा है, तो ग्लूकोज पीने के बाद भी जीएच का लेवल कम नहीं होता। फेलियर टू सप्रेस सीरम जीएच, ये टेस्ट कंफर्म करता है। समझ गया। तो IGF-1 स्क्रीनिंग, OGTT कंफर्मेशन और ट्यूमर का पता कैसे चलता है? उसके लिए ब्रेन का MRI कराते हैं। MRI? हाँ, MRI में पिट्यूटरी ग्लैंड साफ दिख जाती है। अगर वहाँ कोई एडेनोमा या मास है तो वो पता चल जाता है। इससे न सिर्फ डायग्नोसिस पक्का होता है बल्कि ट्यूमर का साइज, लोकेशन सब पता चलता है जो इलाज के लिए जरूरी है। ये तो काफी लॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो डायग्नोसिस हो गया। अब इलाज, क्या ऑप्शंस है? स्रोत क्या कहते हैं? इलाज का जो मेन मकसद है वो है उस पिट्यूटरी एडेनोमा को हटाना, क्योंकि वही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो सर्जरी? हाँ, पहला और सबसे पसंदीदा इलाज अक्सर सर्जरी ही होता है। पिट्यूटरी एडेनोमा रिसेक्शन, ये आमतौर पे नाक के रास्ते से की जाती है। ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी कहते हैं इसे। अच्छा, और अगर सर्जरी से पूरा ट्यूमर ना निकले या सर्जरी ना हो पाए तो? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर सर्जरी से जीएच लेवल नॉर्मल नहीं होता या ट्यूमर पूरा नहीं निकलता या किसी वजह से सर्जरी नहीं कर सकते तो फिर दवाइयों का रोल आता है। दवाइयाँ? कौन सी? स्रोत कई तरह की दवाइयों का जिक्र करते हैं। एक है ऑक्ट्रियोटाइड। हाँ, ये सोमैटोस्टेटिन एनालॉग है। सोमैटोस्टेटिन एक नेचुरल हार्मोन है जो जीएच को कम करता है। यह दवा उसी की नकल करके जीएच का प्रोडक्शन घटाती है। ओके, और दूसरी है पेग्विसोमैंट। पेग्विसोमैंट? जी, ये एक जीएच रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। मतलब ये जीएच को उसके रिसेप्टर पर जुड़ने और काम करने से रोकती है। भले ही खून में जीएच ज्यादा हो, यह दवा उसके असर को ब्लॉक कर देती है। अच्छा, ये अलग तरीके से काम करती है। हाँ, और तीसरी कैटेगरी है डोपामाइन एगोनिस्ट, जैसे कैबरगोलिन। जी, ये कुछ खास तरह के पिट्यूटरी ट्यूमर्स में जीएच के लेवल को भी थोड़ा कम कर सकती हैं, खासकर अगर ट्यूमर प्रोलैक्टिन भी बना रहा हो। तो कई तरह की दवाएं हैं। या फिर उसके असर को रोकना है, पेग्विसोमेंट। कौन सा इलाज बेस्ट है, ये ट्यूमर के साइज, जीएच लेवल, मरीज के लक्षण और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। कभी-कभी रेडिएशन थेरेपी भी यूज होती है। ठीक है, ये काफी विस्तार से हमने समझा। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो एक्रोमेगैली वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की बीमारी है। इसका मुख्य कारण पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। लक्षण बाहरी भी होते हैं, जैसे हाथ, पैर, चेहरे का आकार बढ़ना, और अंदरूनी भी, जो ज्यादा गंभीर हैं, जैसे डायबिटीज का खतरा, हाई बीपी और खासकर हार्ट की प्रॉब्लम, LVH और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जो मौत का कारण भी बन सकती है। बिल्कुल सही। डायग्नोसिस के लिए IGF-1, OGTT और ब्रेन MRI जैसी टेस्ट होते हैं, और इलाज में सर्जरी या फिर अलग-अलग तरह की दवाएं शामिल हैं जो जीएच लेवल या उसके असर को कंट्रोल करती हैं। एकदम सही सारांश। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जैसा हमने कहा कि बाहरी शारीरिक बदलाव बहुत धीरे-धीरे होते हैं, सालों में। हाँ, लोग नोटिस नहीं कर पाते शायद। हाँ, व्यक्ति खुद भी और आसपास वाले भी आदी हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इससे पहले निदान कर सकते हैं? मतलब क्या हाई ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल में गड़बड़ी या कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे जो थोड़े जल्दी आने वाले लक्षण हैं, उन पे ध्यान देकर जल्दी शक किया जा सकता है? अच्छा पॉइंट है। शायद चेहरे के बदलाव बहुत ज्यादा होने का इंतजार करने के बजाय इन सिस्टमिक लक्षणों के आधार पर जल्दी डायग्नोसिस हो जाए तो शायद वो गंभीर कॉम्प्लिकेशंस, खासकर हार्ट वाली, उनको रोकने में मदद मिले। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी एक छोटी सी ग्लैंड पिट्यूटरी, उसका हमारे पूरे शरीर पर कितना कंट्रोल है और उसका संतुलन बिगड़ने के कितने दूरगामी नतीजे हो सकते हैं।
ये एक पहलू है जिस पर और ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है।